वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज मैं आपको डाटा हैंडलिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 समझाऊंगा, क्योंकि 3.1 के सारे क्वेश्चंस में लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज 3.2 में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे करने का प्रयास करेंगे। 3.1 में आपने मीन निकालना सीखा था, रेंज निकालना सीखा था। आज के वीडियो में आपको मीन के साथ मीडियन और मॉड भी निकालना सिखाऊंगा। तो बिना लेट के चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 20 और 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। इसमें 15 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के टेस्ट, जो कि 25 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें जो मार्क्स बच्चों ने लाए हैं, स्टूडेंट्स ने लाए हैं, वो गिवन है। हमें इसमें से फाइंड आउट करना है फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, आर दे सेम। ये भी लास्ट में बताना है कि क्या ये दोनों सेम है। अगर सेम होंगे तो लिखेंगे येस बोथ आर सेम, अगर नहीं होंगे तो लिखेंगे येस बोथ आर नॉट सेम। तो इसमें मॉड और मीडियन निकालना है। मॉड और मीडियन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो डाटा गिवन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिखना पड़ता है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, उसके बाद 20 आएगा। 20 आप देख लो, 20 कई बार है, 4 टाइम्स 20 है, 4 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। 20 के बाद 23, 24, 25, अगेन 25। काउंट करके देख लो, ये टोटल 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम असेंडिंग में ही करेंगे। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो करते हैं वो एक्चुअली मीडियन निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें दो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, मॉड और मीडियन। मॉड क्या होता है? मॉड ऑफ ए गिवन डाटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑक्योर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो डाटा ज़्यादा टाइम, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम इसमें शो हो रहा है, वही उसका मॉड होगा। अब देख लो आप कौन से नंबर ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें मॉड जो है वो 20 होगा, क्योंकि 24 टाइम्स आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 20 आ रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 20 occurs 4 टाइम्स, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देयरफॉर मॉड ऑफ दिस डाटा इज 20। या ऐसे आप लिख दो 20 occurs 4 टाइम्स, therefore mod of this data equals 20। मॉड निकालना सीख गए आप। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, ज़्यादा बार आएगा, वही उसका मॉड होगा। इसमें आप देख रहे हो कि 25 जो है वो 2 टाइम्स आया है, लेकिन 20 जो है वो 4 टाइम्स आया है, इसीलिए मॉड क्या हो जाएगा 20। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना। मीडियन फाइंड आउट करने से पहले आप कितने गिवन ऑब्जर्वेशन, कितने डाटा है उसको आप काउंट कर लो। वो या तो इवन नंबर में होंगे या ऑड नंबर में होंगे।
दोनों का मीडियन निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है। इसमें ऑड नंबर में n कितना है, इसमें n इसमें 15 है, और ये 15 क्या है, ऑड है, ये इवन है। आपको पता है 15 जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मीडियन निकालने का अलग फार्मूला होता है। ऑड नंबर का जो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है वो होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म, कुछ भी लिख दो। मैं टर्म लिख देता हूँ। अब चाहो तो इसका ऑब्जर्वेशन भी यहाँ लिख सकते हो। n क्या है हमारा 15 है, नंबर ऑफ टर्म्स, अपॉन 1/2, 15 + 1/2 यानी 16/2 हो जाएगा। 16 में 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 आंसर नहीं होगा, 8 टर्म आंसर होगा। 8 इसमें काउंट करके आपको देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टर्म क्या है, 8 टर्म जो यहाँ है वो 20 है, इसीलिए मीडियन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से हमने मीन भी फाइंड आउट कर लिया और मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा था लास्ट, आर दे सेम। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम है, तो यहाँ आप लिख सकते हो यस बोथ आर सेम। बोथ मतलब क्या, मीडियन एंड मॉड, दोनों के आंसर 20 आए हैं। इसका मतलब है दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए हमने लिख दिया यस बोथ आर सेम। इस क्वेश्चन में मैंने मीडियन निकालना जो सिखाया आपको वो ऑड नंबर का। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में हो तो उसका मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो उसके बीच का जो टर्म होता है वही उसका मीडियन होता है। तो ऑड का निकालना सिखा दिया, और जो क्वेश्चन इवन वाला आएगा मैं आपको इवन से कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं वो भी जल्दी सिखाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है कि द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। 11 प्लेयर्स के द्वारा क्रिकेट मैच में जो स्कोर बनाया गया है वो गिवन है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन। इन तीनों चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट में इसमें भी पूछ रहा है आर द 3 सेम, तो तीनों चीज़ आप फाइंड आउट करो। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने पड़ते हैं। पहला काम हम यही कर लेते हैं, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, जो नंबर गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा आपका 6 8 10 10 15 भी कई बार हैं, 15 3 टाइम्स हैं, 15 15 15 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 50, फिर है 80, फिर 100 और लास्ट जो है वो 120 है। टोटल कितने हैं, 11 है, तो इसको भी काउंट करके देख लो 11 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसमें कम हो जाएगा तो इसका मतलब कोई नंबर आपने लिखना भूल गए यानी नहीं लिखे, इसलिए काउंट करके देखना ज़रूरी है। ये तो हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको जो मर्जी हो पहले निकाल लो मीन मीडियन मॉड में से। तो मीन आपको निकालना आ चुका है, जो कि मैं एक्सरसाइज 3.1 में समझा चुका हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही कर लेते हैं हम। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120। जो भी डाटा आपके पास गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवे है उसका सम ऊपर लिखेंगे हम, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 11 है, इसीलिए हमने 11 लिख दिया। अब जो गिवन नंबर सब है उसका सम फाइंड आउट कर लो। अब इसका सम जो होगा वो होगा 429 अपॉन 11। 11 से अगर आप उसको डिवाइड कर लोगे तो आंसर आएगा 39, यानी मीन हमने फाइंड आउट कर लिया 39। मॉड क्या होता है,
जो डाटा ज़्यादा बार आया है, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है, वो होता है उसका डाटा। अब वो होता है इसका मॉड। ध्यान से आप देखो 15 कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 15, तो आप लिख दो हैं 15 occurs 3 times, that is maximum number of times, maximum number of times, therefore mod of this data इक्वल्स 15। यानी मॉड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। मीडियन में भी आप यहाँ देख रहे हो एन क्या है, ऑड नंबर है, इसीलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म। एन हमारा कितना है 11, 11 + 1/2, ये हो जाएगा 12/2th टर्म। 11/2 क्या हो जाएगा, 12/2 क्या हो जाएगा 6th टर्म जो इसका होगा वही हमारा आंसर हो गया। 6 टर्म आप देख लो 1 2 3 4 5 6 टर्म क्या है 15 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी हमने मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मॉड भी निकाल लिया। और इसमें पूछ रहा था कि सेम है, आप लिख सकते हो these 3 are not same, क्योंकि आप देख रहे हो तीनों के आंसर सेम नहीं है। हाँ, 2 के सेम है, मॉड और मीडियन सेम है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आर द 3 सेम, तो हम लिख देंगे these 3 are not same। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। 15 स्टूडेंट्स के वेट्स गिवन है। इसमें अभी आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है, तो बिना देर किए आप वही काम कर लो। जो डाटा गिवन है उसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। मैं असेंडिंग ही करता हूँ, तो इसको भी असेंडिंग में अरेंज कर लेता हूँ। जब इसको आप असेंडिंग में अरेंज करोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो आएगा वो 32, नेक्स्ट 35, 36, 37, 38 3 टाइम्स आ रहे हैं, 38 3 टाइम्स लिख लो आप। 38 के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो है 40, 40 के बाद 42 है, फिर 43 है, और 43 भी 3 टाइम्स ही आ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 43 3 टाइम्स लिखने पड़ेंगे। 43 के बाद 45, 47 और लास्ट में 50। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है। मॉड तो आपको पता चल जाएगा, मॉड क्या होता है आपको पता है कि मॉड ऑफ ए गिवन डाटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑक्योर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें आप देखो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन से डाटा ऑक्योर हो रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 38 and 43 both occurred 3 times, that is maximum number of times. Therefore mod क्या हो जाएगा इसका 38 and 43। तो लिख सकते हो आप it can be observed that 38 and 43
both occurred 3 times, therefore mod of this data equals 38 and 43, यानी दोनों आंसर हो जाएंगे, 38 भी और 43 भी। इसके ऊपर जो हमने लाइन लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 38 एंड 43 बोथ ऑक्योर्ड 3 टाइम्स, इसमें आगे और ऐड कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस तरह से हमने मॉड फाइंड आउट कर लिया। और जो इसका सेकेंड पार्ट है मीडियन फाइंड आउट करना, मीडियन आप क्या कैसे निकालोगे? मीडियन यहाँ भी देख रहे हो कि क्या है, ऑड नंबर है, नंबर ऑफ डाटा जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है, दैट इज ऑड नंबर। तो मीडियन निकालने का फार्मूला ऑड नंबर का, मैंने अभी तक ऑड नंबर का ही सीखते आ रहे हो, अब उसी का फार्मूला आप लगाओ, n/n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन और टर्म। n हमारा क्या है, 15 है, 15 + 1/2 यानी 16/2 हो जाएगा। 16/2 क्या होता है, 8th टर्म हो जाएगा हमारा मीडियन। तो 8th टर्म अब ध्यान से देख लो क्या है, 8th टर्म पे जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है 40 है, तो हमारा जो मीडियन होगा वो 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा था मॉड के बारे में, इज देयर मोर देन वन मॉड। सेकेंड पार्ट जो था उसका लिख देंगे यस, देयर आर 2 mods for the given data। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया। इसमें भी मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना था, जो कि मैंने फाइंड आउट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। गिवन डाटा का वही निकालना, मीडियन और मोड। तो आपको पता है मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो गिवन डाटा है उसको अरेंज कर लेते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं अब तक सबका असेंडिंग ऑर्डर ही कर रहा हूँ, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा। 12 आएगा, 13 भी टू टाइम्स आ रहे हैं, 2 बार 13 लिख लो, 14 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो 3 बार आपको 14 लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है 16 और लास्ट में है 19। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मीन्स क्या, ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मॉड ऑफ ए गिवन डाटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑक्योर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ देख रहे हो कौन से डाटा जो है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑक्योर हुए हैं, वो है 14। द मीडियन ऑफ दिस डाटा विल बी, मीडियन तो चलिए पहले मॉड ही फाइंड कर लेते हैं। मॉड क्या होगा आपका, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 14 occurs three times, that is maximum number of times, therefore mod of this data equals 14। अब मीडियन में आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 9 है, जो कि ऑड है। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन,
एन हमारा क्या है 9 है, तो 9 + 1/2 ये हो जाएगा 10/2। 10/2 क्या होता है 5 होता है। तो फिफ्थ टर्म जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो फिफ्थ टर्म क्या है इसमें, फिफ्थ टर्म जो है वो 14 है। देयरफॉर मीडियन इक्वल्स क्या हो गया 14। मीडियन और मॉड हमने फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ निकालने थे जो कि हमने शो कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें कह रहा है द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मॉड जो होता है जो नंबर गिवन है उसी में से कोई होता है, तो ये ट्रू है। अब भी आपने जितने भी क्वेश्चन में मॉड फाइंड आउट किया है वो सब के सब वही होते हैं जो उसमें गिवन डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है जो कि मॉड होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसमें हम ट्रू लिख लेंगे। ट्रू क्यों हो गया समझ गए आप। मॉड ऑफ ए गिवन डाटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑक्योर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द डाटा। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है द मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। तो ज़रूरी नहीं है कि मीन जो डाटा आपके पास गिवन है वही है, वो कभी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने कई सारे क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट किया है। मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसमें कोई भी आंसर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमारा जो गिवन डाटा है वही उसी में से कोई मीन होगा। इसीलिए सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। मीन मे और मे नॉट बी वन ऑफ द नंबर्स इन द गिवन डाटा, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। तो अभी कई सारे क्वेश्चंस में आपने मीडियन फाइंड आउट किया है। आप ध्यान अगर दोगे या पीछे क्वेश्चन एक बार रिपीट भी कर लोगे तब देख लोगे सारे क्वेश्चन में जो मीडियन फाइंड आउट हमने किया था वो सब के सब गिवन डाटा में से कोई एक डाटा होता था, कोई एक नंबर होता था। इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू होगा। और मीडियन जो होता है मोस्टली मिडल ऑब्जर्वेशन होता है। द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज द एज यू नो मिडल ऑब्जर्वेशन व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से थर्ड पार्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं हम लास्ट और इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि द डाटा हैज मीन 9। कुछ डाटा गिवन है उसका बता रहा है कि मीन 9 होगा। ये तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि मीन 9 होगा या नहीं होगा। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, रफ में कर लो आप। तो मीन निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन टोटल कितने टर्म से 8 हैं। अब इसका सम फाइंड आउट कर लो और उसमें 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब क्या है ये भी फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मीन जो होगा वो 9 होगा, जबकि आपका मीन कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इस तरह से इसका जो मीन होगा वो 9 नहीं होगा 8 होगा। इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा फॉल्स होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ द बार ग्राफ
टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उस ग्राफ को आपको ध्यान से देख के जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव डॉग एज ए पेट। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ रहा है कि मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है। मोस्ट पॉपुलर क्या होता है, और इसमें ग्राफ में देखो जिसकी जो बार ग्राफ टॉलेस्ट दिखेगा वो आपका मोस्ट पॉपुलर पेट होगा। इसमें आप देख रहे हो सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग कैट्स, सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग कैट्स इज़ द टॉलेस्ट, देयरफॉर कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। जैसा आप देख पा रहे हो वैसा ही आप लिख दो। सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग cats is the tallest, so therefore cat is the most popular pet। इस तरह से ए पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बी पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव डॉग एज ए पेट। तब डॉग वाले बार को देखो, वो नंबर ऑफ डॉग्स फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ पेट्स जिसके जो कि डॉग्स के हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव डॉग एज ए पेट। तो डॉग वाली लाइन आप देख रहे हो कहाँ टच कर रही है, डॉग वाली जो बार ग्राफ है वो 8 पर टच कर रही है। तो नंबर ऑफ डॉग कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैविंग डॉग एज ए पेट और 8। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों पार्ट मैंने आपको समझा दिया। इसमें आपको ग्राफ को ध्यान से देखना है और उसे देख करके ही आपको आंसर देना। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the questions that follow। यह भी बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको इससे ऑब्जर्व करके जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आंसर आपको बताना है। तो ग्राफ आप देख ही रहे हो, एक तरफ ईयर्स है, एक तरफ है नंबर ऑफ बुक्स, कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ बुक्स बुक स्टोर के द्वारा सेल किए गए हैं, इसके बारे में ग्राफ से हमें पता चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो आप ध्यान से देख लो, ये तो ग्राफ ही बता रहा है। ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि कितने बुक्स सोल्ड हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1989। तो 1989 में कितने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुए हैं, तो ध्यान से आप देख लो 1989 में जो बुक्स हैं वो कितने सोल्ड हुए हैं। तो 1989 में आप ग्राफ में देखोगे तो 100 और 200 से थोड़ा कम है, और इसे ग्राफ शीट पे अच्छा देखोगे तो ये दिखेगा आपको 175। तो लिख लोगे 1989 में 175 बुक्स वेयर सोल्ड। सिमिलरली 1990
1990 में देखो कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं। तो 1990 में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 500 से थोड़ा कम है, यानी ये हो जाएगा 475। सिमिलरली 1990 के बाद 1992 का भी आपको फाइंड आउट करना है, उसे भी आप ग्राफ पे ध्यान से देखो। तो उसमें आप देख पा रहे हो कि 1992 में 200 से थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये 225 होगा। इस तरह से तीनों ईयर में कितने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुए हमें पता चल गया। 1989 में 175, 1990 में 475 और 1992 में 225। बार ग्राफ को ध्यान से देखोगे आप अपने आप सबका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में इसमें कह रहा है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तभी अभी आपने फाइंड आउट किया, कहते 472 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुए हैं। तभी अभी आपने फाइंड आउट किया था 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुए हैं, 1990 में। तो आप लिख लो इन 1990 475 बुक्स were sold in 1990। एक आंसर यही हो गया। उसके बाद पूछ रहा है 225 बुक्स, 225 बुक्स were sold in 1992। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया था। इस तरह से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में कह रहा है इन विच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में 250 से कम बुक्स जो है वो सेल हुए हैं। तो आप ये ग्राफ पर देख के पता कर सकते हो। एक तो 1992 में 225 बुक्स सेल हुए हैं, एक यही आंसर हो जाएगा 1992। और ध्यान से देखो और भी कोई ईयर हो सकता है, 1989 भी है जिसमें 175 हुए, इसीलिए यही दोनों आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड और यू कैन से इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इन द ईयर्स 1989 and 1992 the number of books sold were less than 250। थर्ड पार्ट का भी आंसर पता चल गया। 1989 और 1992 में जो बुक्स सोल्ड हुए हैं वो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो लेस देन 250 हैं। अब जो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यूड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आपको कैसे पता चला, कैसे आपको एस्टिमेट करोगे ग्राफ देख करके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी observed that the number of books sold in the year 1989 is about 3/4 part of 1 सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं कि इसमें ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर वो कितने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 बुक्स का है। तो इसका 3/4 पार्ट क्या हो जाएगा, 3/4 पार्ट होगा 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 100। इसे अगर आप सॉल्व कर लो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 से 125 टाइम्स में कट जाएंगे, 25 इंटू 3 75, यानी टोटल कितना हो गया 175 हो जाएगा। देयरफॉर अबाउट 175 बुक्स वेर सोल्ड इन द ईयर 1989। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे कह रहा है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। इसमें आपको बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 6 डिफरेंट क्लासेस के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन दिए हुए, जैसे 5th में 135 चिल्ड्रेन है, 6th में 120 चिल्ड्रेन है। इस सब का आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं बार ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर लिया हूँ, आपको समझा देना चाहता हूँ। इसमें देख रहे हो आप 2 लाइनें हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस लिया है और हॉरिजेंटल लाइन पे हमने क्लासेस लिया है। क्लास 5th से लेके 10th तक आपको लेना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन जो है 135, 120 यानी मैक्सिमम जो है वो 135 है। इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट इक्वल्स 10 चिल्ड्रेन ले लो आप। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर तक जो 1 यूनिट होगा उसमें 10 चिल्ड्रेन, यही हमारा स्केल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 चिल्ड्रेन। तो इस तरह से 10, 20, 30, 40 ये हम वर्टिकल लाइन पे ग्राफ शीट पे मार्क कर लेंगे। अप टू 140 तक भी ले लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम 135 तक की ज़रूरत है। और जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पर क्लासेस, पहला जो आप देख रहे हो 5th क्लास कितने हैं, 5th क्लास का 135 है, तो 135 कहाँ जाएगा, 130 और 140 के बीच में जो 5 लाइन्स ऊपर आप जाओगे 130 से, यानी 130 और 140 के बीच वाली जो लाइन होगी वही हमारा क्या हो जाएगा 135। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के आप क्लास 6 के लिए जाओ। क्लास 6 में आप देख रहे हो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 120 है, तो 120 तो एग्जैक्ट फिगर आपको दिख रहा है, 120 तक मार्क कर लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से 7th का 95 है, तो ये 90 और 100 के बीच में आएगा। सिमिलरली 8 का 100 है और 9th का 90। इस तरह से आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो स्केल के बारे में मैंने बता दिया। स्केल आप कैसे चूज करेंगे, तो स्केल हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या लिया है, 10 चिल्ड्रेन। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 चिल्ड्रेन। वी विल चूज ए स्केल एज 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हो, इक्वल्स 10 चिल्ड्रेन, बिकॉज we can represent a more clear difference between the number of students of class 7th and that of class 9th by this scale। अगर आप number of children 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 लेते तो जो ग्राफ होता उसमें क्लियर डिफरेंस हमें नहीं दिखता, इसीलिए हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या ले लिया, 10 चिल्ड्रेन ले लिया। उससे कम लेते तो डिफरेंसेस हमें कम दिखता, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए हमने क्या ले लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 चिल्ड्रेन। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है व्हिच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास की ग्राफ जो है वो टॉलेस्ट है। अब ध्यान दोगे कि 5th क्लास की जो ग्राफ आ रही है वो सबसे टॉलेस्ट है और 10th क्लास की जो ग्राफ है वो स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 5th क्लास के जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन है वो ज़्यादा है। 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फिफ्थ क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिख दो। और स्मॉलेस्ट कौन सी क्लास होगी, 10th क्लास। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 10th क्लास हैज मिनिमम
नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्यों? क्योंकि इसका बार ग्राफ जो था, उसका ग्राफ जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट था। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 और 8 का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप ये पता कर लो कि 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और 8 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको पता है कि 6 क्लास में 120 स्टूडेंट हैं और 8 क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। उस दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो 6 क्लास पहले है, ऊपर हम 6 क्लास का नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे अपॉन 8 क्लास का। 8 क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 100 है। अब इसे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे चाहो तो आप इसे 20 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो। 26 जा 25 जा, ये 6/5 हो जाएगा। अगर इसे आप रेशियो में लिखना चाहो तो 6/5। यही बी पार्ट का जो बी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, रेशियो फाइंड आउट करना, वो 6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें क्वेश्चन में कह रहा था द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपको डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी एक ही ग्राफ पे, एक ही सीट पे आपको 2 बार ग्राफ एक साथ बनाना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स हैं। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 है, सेकेंड टर्म में 70 है। तो इसका बार ग्राफ बनाना है आपको। मैंने बार ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं बच्चों के वो कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स 95 हैं। तो इसमें भी आप चाहो तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मार्क्स करके ले सकते हो। उससे थोड़ा ग्राफ क्लियर दिखेगा आपको। और डबल बार ग्राफ है। अब जैसे इंग्लिश का हमें करना है तो इंग्लिश में कितना है? 67। तो इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे आप मार्क्स शो करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब्जेक्ट जैसे टेबल में गिवन है इंग्लिश हिंदी मैथ्स, उसी तरह से इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस और SST राइट डाउन कर लोगे। आप मार्क्स में 0 के बाद 10 20 30 40, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 95 है, तब 100 तक मार्क कर लो। इधर पहला जो इंग्लिश का है 67, 60 और 70 के बीच में आएगा। 60 और 70 के बीच में आप ग्राफ शीट पे देखोगे टोटल 10 लाइन्स होते हैं। 60 से ऊपर आप 7 लाइन जाओगे तो वही हो जाएगा 67। और ठीक उसके पास बिना गैप छोड़े आपको फिर 70 पे मार्क करके 2 रेक्टेंगल साथ साथ बना लेने हो जाएगा इंग्लिश का। सिमिलरली हिंदी का 72 और 65 है। सबसे पहले 72 आप 70 से 2 लाइन आप ऊपर चले जाओगे और 65 में 60 और 70 के बीच में, यानी 60 से 5 लाइन्स ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, जैसा कि मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस गिवन है उसको क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में आप कंपेयर करो मार्क्स का और देखो कि किसमें बच्चे फर्स्ट टर्म के मुकाबले सेकेंड टर्म में उनका परफॉर्मेंस जो था वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड था। अब देख रहे हो कि देयर वाज ए मैक्सिमम इंक्रीज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। मैथ्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, इम्प्रूवमेंट है। देयरफॉर द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट, ग्राफ से ही देखोगे किसमें। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको पता चल गया, वो मैथ्स होगा, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूव्ड है। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड improved
हिज परफॉर्मेंस इन मैथ्स मोस्ट। मैथ्स में परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब जो सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप ग्राफ में ध्यान से देखना पड़ेगा। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इम्प्रूवमेंट वाज लिस्ट इन SST। सोशल साइंस में देख रहे हो दोनों ग्राफ में डिफरेंसेस क्या है, बिल्कुल कम है। इसका मतलब है कि SST में सबसे लिस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, सीधा SST लिख लो आप, या ऐसे लिख सकते हो द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस लिस्ट इन SST, या डायरेक्ट SST भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कह रहा है क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है वो कम हुआ है। तो अब ध्यान से देखो कि किसमें सेकेंड टर्म वाली जो ग्राफ है वो फर्स्ट टर्म वाली से कम है, यानी स्मॉलर है। तो अब ध्यान दोगे तो हिंदी में दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म का ग्राफ जो है वो उसका टॉलेस्ट है और सेकेंड टर्म का उससे कम है, स्मॉलेस्ट है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गोन डाउन। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर आप हिंदी लिख लो। अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो लिख दो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड और इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, फेवरेट स्पोर्ट, वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग। कुछ स्पोर्ट्स के नाम है, उसके बाद जो भी टेबल में गिवन है उसे आप ध्यान से पहले देख लो, पढ़ लो, समझ लो। उसके बाद उसे देख के ही आपको नीचे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इंटर फ्रॉम द बार ग्राफ। इसमें भी डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। इसमें देख रहे हो जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे 1240, 600, यानी हंड्रेड्स में भी हैं और थाउजेंड्स में भी हैं। इसमें जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल लाइन पे आप नंबर ऑफ पीपल लिखोगे और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें स्पोर्ट्स लिखोगे आप, जो कि मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ ग्राफ, आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। अब इधर जो हमारा वर्टिकल लाइन है उस पर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 पीपल ले लेंगे। तो 100, 200, 300 अप टू 1300 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो है वो 1240 है। अब इसमें दो चीज़ है, कितने लोग उसको वॉच कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्रिकेट में आप देख रहे हो 1240 लोग क्या कर रहे हैं, वाचिंग। तो क्रिकेट में आप जो पहला रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे वो 1240, 1200 और 1300 के बीच में, यानी 1200 से 4 लाइन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेटिंग वो है 620। ये 600 और 700 के बीच में, यानी 600 से 2 लाइन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरह से हम क्रिकेट का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली आप बास्केटबॉल में 470 है, वाचिंग में 400 से 7 लाइन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद 320, तो 300 से 2 लाइन ऊपर। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे जैसा मैंने ड्रॉ किया है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है व्हिच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। अब देख लो जिसकी ग्राफ टॉलेस्ट होगी वो मोस्ट पॉपुलर होगा, जो कि आपको ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। फ्रॉम द बार ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द बार रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक watching and participating in cricket is the tallest among the rest. Hence cricket is the most popular sport. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट।
और थर्ड पार्ट मैं शॉर्ट में क्रिकेट लिख लिया हूँ, आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्रिकेट स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, या और बड़ा लिखना चाहते हो लिख सकते हो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। रीजन भी लिख सकते हो बिकॉज क्रिकेट हैज़ द टॉलेस्ट बार ग्राफ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। क्या चीज़ ज़्यादा प्रीफर किया गया है, वाचिंग या पार्टिसिपेटिंग। अब ध्यान से देख रहे हो वाचिंग वाले जितने भी हैं वो उसकी जो बार ग्राफ है वो ज़्यादा टॉलेस्ट है कंपेयर टू पार्टिसिपेटिंग। तो आंसर आप ग्राफ देख के समझ ही गए होगे। द बार्स रिप्रेजेंटिंग वाचिंग स्पोर्ट आर लॉन्गर देन द बार्स रिप्रेजेंटिंग participating in the sports, and watching different types of sports is more preferred than participating in the sports. आप लिख दो इसका आंसर सीधा सीधा watching. Which is more preferred, आप क्या लिखोगे, watching. Watching is more preferred. इस तरह से क्वेश्चन 5th का भी तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें भी कह रहा है टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल शो कर रहा है जिसमें डिफरेंट सिटीज़ के नेम है और उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को शो किया गया है। इसका भी हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो इसमें कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी हमें लिखना होगा। यहाँ टेम्परेचर आप देख रहे हो, टेम्परेचर जो है वो टेंस में ही है, लेस देन 100 सब है। इसका भी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो एक दो लाइन आप ग्राफ में ड्रॉ करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हम टेम्परेचर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नेम ऑफ सिटीज यानी सिटीज लिखेंगे। जैसा कि ग्राफ पे आप देख पा रहे हो, मैंने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। तो पहला जो सिटी है अहमदाबाद है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री है और मिनिमम 29 है। 38 कहाँ से आएगा, 30 और 40 के बीच में। 30 से आप ऊपर 8 लाइन काउंट करके जाओगे तो वही 38 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप 29 डिग्री ड्रॉ करोगे तो 29 क्या हो जाएगा, 20 और 30 के बीच में, यानी 30 से एक लाइन नीचे। इस तरह से अहमदाबाद के लिए ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बार ग्राफ। सिमिलरली अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 37। तो 37, 30 और 40 के बीच में 30 से 7 लाइन आप ऊपर चले जाओ। और जब मिनिमम टेम्परेचर 26, तो ये 20 और 30 के बीच में ही आएगा। 20 से 6 लाइन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करके सब मार्क कर लो। सारे सिटीज़ के नाम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो। ऐसा करने के बाद स्केल तो आप समझ में आ गया होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उससे इसके आंसर देने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हिच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। कौन सा सिटी है जिसमें ज़्यादा डिफरेंसेस हैं मिनिमम और मैक्सिमम के। तो अब ध्यान से देखो, वो तो ग्राफ से ही आपको पता चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम में ज़्यादा डिफरेंस किस में है। तो ध्यान से जब आप देखोगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो जम्मू लिख दो। जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हिच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड व्हिच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। ये ज़रूरी नहीं आप ग्राफ देखो, आप टेबल से भी पता कर सकते हो, ग्राफ से भी पता कर सकते हो। जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी वो हॉटेस्ट सिटी होगा, जिसकी टेम्परेचर सबसे कम होगी वो कोल्डेस्ट सिटी होगा।
तो ग्राफ से क्या देख रहे हैं हम? फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। क्यों? क्योंकि उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ लिख लो आप हॉटेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी के जगह हम क्या लिख देंगे? हॉटेस्ट सिटी इज जम्मू एंड कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलोर। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का जो आप क्वेश्चन देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, थर्ड पार्ट में कह रहा है नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ऐसी सिटी का नाम बताना है जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर से, नेम दैट सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर से लेस है। तो ये कौन सा सिटी है? ये बेंगलोर एंड जयपुर और बेंगलोर एंड अहमदाबाद है। इसमें वही नाम लिखना पड़ेगा आपको। बेंगलोर एंड जयपुर, और दूसरा जो है वो है बेंगलोर एंड अहमदाबाद। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब थर्ड पार्ट में बेंगलोर और जयपुर क्यों हुआ था? क्योंकि फॉर बेंगलोर द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस वाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ सिटीज अहमदाबाद एंड जयपुर वाज 29 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर अहमदाबाद और जयपुर के क्या है? ज़्यादा है। अब जो लास्ट पार्ट इसका है यानी फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है, कहता है नेम द सिटी विच हैज़ द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसमें कम डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो ये भी आप ध्यान से ग्राफ में देखोगे तो पता चलेगा। ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो मुंबई है उसका डिफरेंसेस क्या है? सबसे कम है। इसका आंसर आप लिख दो मुंबई। मुंबई हमने क्यों लिखा? क्योंकि आप देख रहे हो कि मुंबई में क्या है, मैक्सिमम जो है वो 32 है और मिनिमम क्या है 27 है। तो डिफरेंस कितने हो गए? 5 डिग्री के। और ऊपर किसी का आप चेक करोगे वो 5 डिग्री का डिफरेंस जो है वो नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। खाली मुंबई भी लिख दो या आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सिटी which has the least difference between its maximum and minimum temperature is मुंबई। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 समझाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 3 में से कौन सा कंडीशन इससे पता चल रहा है? इस स्टेटमेंट से ये आपको बताना है। पहला क्या है? सर्टेन टू हैपन, मतलब ऐसा होना सर्टेन है। दूसरा है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और तीसरा है कि ऐसा हो सकता है लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि ऐसा होगा ही। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप आज जो ज़्यादा ओल्डर हो यस्टरडे से, तो ये सर्टेन है कि हर दिन आप ओल्डर ही होते जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्टेन। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप पढ़ो क्वेश्चन। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप।
जब कोई कॉइन को आप टॉस करोगे, इसमें कह रहा है कि हेड्स ही लैंड करेगा। ये ज़रूरी है कि हेड्स ही लैंड करे, टेल भी तो लैंड कर सकता है। तो आप इसका आंसर सर्टेन तो नहीं लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल भी नहीं लिख सकते हो, इम्पॉसिबल भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है। इसमें क्या लिखोगे आप? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में आप ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। अगर कोई डाई आप टॉस करोगे, क्या उस पर, उसके टॉप पर 8 आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि डाई पे आपको पता है 1 से लेके 6 तक ही नंबर मार्क होते हैं, इसीलिए 8 नहीं आ सकता है कभी भी। इसका क्या हो जाएगा? ये इम्पॉसिबल लिख देंगे हम, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब ट्रैफिक लाइट जो आप देख रहे हो वो ग्रीन होगा, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही होगा, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, इसीलिए सर्टेन तो नहीं है, सर्टेन जो ही नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे हम? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जो लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, उसमें कह रहा है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, ये भी इम्पॉसिबल भी नहीं है और सर्टेन भी नहीं है। फिर क्या है? फिर वही है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है कि देर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। 6 मार्बल्स हैं जिस पर नंबर मार्क किए हुए हैं 1 से लेके 6 तक। आपको इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आप याद रखना, ये लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में, उसमें क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। तो आपको पता है कि मार्क जो मार्बल है वो 1 से लेके 6 तक है, तो 2 उसमें से कितने हो सकते हैं? उसमें से एक ही हो सकते हैं। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। 1 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। 6 क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। 5 भी एक ही बार आएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। यानी दोनों का आंसर क्या होगा? 1/6 होगा। जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो यही ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ इसमें? जैसे नंबर 2 था तो 2 एक ही बार आएगा क्योंकि टोटल 6 मार्बल्स हैं, सब पर मार्क किया हुआ 1 से लेकर के 6 तक। सिमिलरली 5 के लिए भी एक ही मार्बल होगा उसमें, इसीलिए दोनों का आंसर क्या है कि 1/6। 6 क्यों लिखा हमने? अपॉन में 6 इसीलिए लिखा कि टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हैं? 6 हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है कि कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो आप जानते हो कि कॉइन में कितने फेसेस होते हैं?
टू फेसेस होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल होता है। तो जब भी कोई गेम होता है अगर उसमें टॉस की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी टीम ऑप्टेड करता है इधर हेड और टेल। तो हेड या टेल जो बोलेगा उसमें से हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही होगी, क्योंकि वन साइड जो है वो हेड है और दूसरे साइड क्या है? दूसरे साइड टेल है। तो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा आपको। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर टीम स्टार्ट्स फर्स्ट। इक्वल्स हो जाएगा 1/2। या तो आप हेड बोलोगे या टेल बोलोगे, जो भी बोलोगे तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है, क्योंकि एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 1/2। अब जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का है, ये भी आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। ए बॉक्स कंटेंस पेयर ऑफ socks of 2 colors, black and white. I have picked out of a white sock. I pick out one more with my eyes closed. What is the probability that it will make a pair? तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा कि कौन सा पेयर आएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट while closing the eyes one can draw either a black sock or a white sock. Therefore there are 2 possible cases. टोटल केस क्या होंगे इसमें? 2 हो गए। और जब हम कोई एक लेंगे अपने आई को क्लोज करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट आ जाए या क्या ने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक ए पेयर। कोई भी आ सकता है, कोई एक ही आएगा 2 में से, इसकी भी प्रोबेबिलिटी वही होगा 1/2। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी इक्वल्स हो जाएगा 1/2।